ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। डेंसिटी क्या होती है? मैस ऑफ द सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के बीच में जो रेशो होती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी के लिए सिंबल रो यूज़ होता है। रो इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू बेटा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये दोनों वैल्यूज़ एज ए एमसीक्यू आपको क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। आज जो हमने नया टॉपिक पढ़ना है जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो है प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं बेटा। आपके हाथ में है एक लेड पेंसिल, ठीक है। लेड पेंसिल का हमने एक हमारे पास ब्लंट एंड है और दूसरा शार्प एंड है जिसको हम टिप बोलेंगे। और आप इस पेंसिल को अपनी दोनों पाम्स के अंदर जो है यूं प्रेस कीजिए। आप देखोगे कि यहाँ आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है और यहाँ क्या होगा? कम फील होगा। अब ये क्या है बेटा? इसकी टिप है। टिप का जो एरिया है वो कम है और ये ब्लंट एंड का एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो हम अगर इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जब हम फोर्स को नॉर्मली जो है वो लगा रहे होते हैं उस यूनिट एरिया पे, तो वो टर्म कहलाती है प्रेशर कहलाती है। तो अब एक और हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक वुडन बोर्ड है, आपके पास एक थंब पिन है। थंब पिन का ये ब्लंट एंड है और ये उसकी टिप है। आप अपने हाथ से थंब से ऊपर फोर्स लगाइए, आप देखोगे कि इसकी ये टिप जो है वो इजीली जो है वो इस वुडन बोर्ड के अंदर फिक्स हो जाएगी। आपने ऊपर से फोर्स लगाई इस एरिया के ऊपर, तो ये जो थंब पिन है वो इजीली इस वुडन बॉक्स के अंदर या वुडन बोर्ड के अंदर क्या होगी? फिक्स होगी। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, इसकी पोजीशन चेंज कर दें, हमने इस ब्लंट एंड को जो है वो नीचे कर दिया, ये इसका ब्लंट एंड मैंने इधर कर दिया और इसकी जो टिप है वो ऊपर की तरफ कर दी। अब ऊपर से अपने हाथ से फोर्स लगाइए यूँ, तो आप तो देखिए ये वाला जो थंब पिन है वो बजाय वुडन बोर्ड के अंदर फिक्स होने के वो आपके थंब में फिक्स हो जाएगी। व्हाट इज़ द रीज़न? कि यहाँ पे एरिया कम है। जब आपने फोर्स लगाई तो जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है वहाँ से ये ब्लंट एंड जो है वुडन बॉक्स में फ़िक्स करना टू मच डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन यहाँ एरिया कम होने की वजह से प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे यही थंब पिन जो है वो बजाय वुडन बोर्ड के वो आपकी थंब के अंदर जो है वो फिक्स हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़, ये जो फैक्टर है जिसमें हम फोर्स एंड एरिया की बात करते हैं, फोर्स अप्लाई की जाती है ऑन यूनिट एरिया, ये एरिया की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास जो है नेट अफेक्ट ऑफ फोर्स क्या आएगा? इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई, वो क्या थी? प्रेशर। तो प्रेशर है क्या? प्रेशर बेसिकली जो है दैट इज़ दी फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट सरफेस एरिया। जो समझ लीजिए कि हम इसकी जब डेफिनेशन बोलते हैं वो क्या है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी जब हमने फोर्स अप्लाई करनी है किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पे, और फोर्स कैसे अप्लाई करें? नॉर्मली, तो वो जो नई क्वांटिटी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड दी प्रेशर।
और प्रेशर के लिए फिर हम फॉर्मूला जो लिखते हैं बेटा, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। अब ये फोर्स कैसे एक्ट होनी है बेटा, नॉर्मली ऑन द यूनिट सरफेस एरिया। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को हम F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम ये इसी फॉर्मूला से बता सकते हैं कि प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से ये भी बात कह सकते हैं, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड यूनिट सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड यूनिट सरफेस एरिया। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई की जाएगी प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर की वैल्यू क्या हो जानी, कम हो जानी। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से जब आप एक पेंसिल को अपनी दोनों पाम में यूँ प्रेस करते हैं तो वो उसका जो शार्प टिप होती है वो अक्सर जो है वो पाम के अंदर फिक्स हो जाती है। व्हाट इज़ रीज़न कि उसका एरिया कम होने की वजह से वहाँ प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो आपकी जो है वो पाम में फिक्स हो सकती है। इसी तरह जब हम थंब पिन की एग्जांपल की बात करते हैं तो थंब पिन में जो शार्प टिप होती है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं ताकि वो वुडन बॉक्स में या वुडन जो है वो प्लेट में फिक्स हो सके, और हम अपने थंब से ऊपर से उसके ब्लंट एंड को जो है वो प्रेस करते हैं। हम ब्लंट एंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो नीचे टिप है वो ईजिली किस में फिक्स हो जाती है, उस वुडन बोर्ड में। तो उस टिप का एरिया कम होने से जो नेट इफेक्ट जो प्रेशर का होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला है F/A, F विल शो दी फोर्स एंड A विल शो दी एरिया एंड फोर्स विल ऑलवेज एक्टिंग नॉर्मली। अब प्रेशर किन पे डिपेंड करेगा बेटा, फोर्स के ऊपर एंड सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ से हम यूनिट ऑफ प्रेशर भी बता सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बेटा, न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और ऐसे यूनिट, क्योंकि ये पास्कल ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रेशर का, तो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी आप 1 पास्कल कब प्रेशर एग्जर्ट करोगे, जब हम किसी भी जो है सरफेस एरिया उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, जब उसका सरफेस एरिया कितने मीटर स्क्वायर का होगा, 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर हम अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो तब उसका प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल होगा। तो 1 पास्कल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या होगा, 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन दी प्रेशर विल बी 1 पास्कल। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पास्कल को भी। ये था बेटा प्रेशर। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जर्नल फॉर्मूला है बेटा प्रेशर का। व्हाट इज द प्रेशर, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के लिए हमने मैथमेटिकली लिखना है P इज इक्वल टू F/A। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है बेटा, पास्कल। एंड 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। और पास्कल की डेफिनेशन यहाँ बोली जाएगी, वो क्या बोलेंगे बेटा, इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन दी यूनिट सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर देन दी प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन फोर्स एक्ट होगी किसके ऊपर बेटा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो तब जो है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 1 पास्कल होगी। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे बेटा। ये जर्नल फॉर्मूला है तो मैं इसका यहाँ लिख रही हूँ, यूनिट
यूनिट इज पास्कल एंड 1 पास्कल का प्रेशर होगा अगर फोर्स 1 न्यूटन हो और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। एंड प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा एंड यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना एरिया है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कम हो जानी है। यहाँ से एरिया एंड प्रेशर के बीच में इन्वर्स एंड फोर्स एंड प्रेशर के बीच में डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है। अब हम बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बेटा, आपको पता है कि एयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं और एयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं। तो अर्थ की जो एयर की लेयर्स हैं या एयर जो है या एयर का जो वेट है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो आपको पता है कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती। आपको पता है कुदरत का एक असूल है, लॉज हैं जिनको फॉलो किया जाता है और सदियों से इसी तरह से जो है वो फॉलो होते आ रहे हैं। सी लेवल से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो बेटा आपको पता है कि सी लेवल से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो फिर वही एयर पार्टिकल्स जो हैं वो लाइटर होने के बाद ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर वो माउंटेन एरिया की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से वो ठंडे होकर वापस आते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो चीज़ हीटअप होती है, हीटअप होगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो राइजअप होते हैं और राइजअप हो गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। फिर वही वाटर मॉलिक्यूल्स बन के वो क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर वही क्लाउड्स जो हैं जब वो ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं तो वो थोड़े हैवियर हो जाते हैं और हैवियर होने के साथ साथ जब वो वापस आते हैं तो गर्म इलाकों की तरफ तो फिर यूजुअली वो बारिश का कॉज हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेदर चेंजेस जो हैं वो जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वजह से आती हैं। उन चीज़ों को भी थोड़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा कि जिस तरह समंदर के अंदर जितनी स्पीशीज़ हैं, जितनी क्रिएशंस हैं, वो सारी की सारी सराउंडेड हैं बाय वाटर। वो वाटर के अंदर रहती हैं और बिल्कुल अपनी जो है डेली रूटीन और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही होती हैं वाटर के अंदर। लेकिन ह्यूमन जो है वो वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह जो अर्थ के ऊपर रहने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी सराउंडेड है बाय द एयर। यूँ समझ लीजिए कि सी क्रिएशंस अगर सराउंडेड है बाय वाटर तो बाकी जो अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जितनी चीज़ें हैं दैट आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ द एयर। और यहाँ जो कवर ऑफ एयर है वो हमेशा जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, और ये प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होती है। और किस तरह होती है इस चीज़ को हम देखते हैं अभी। तो जब हम बात करते हैं ना बेटा कि आपके पास एक एयर फिल बैलून है, एयर फिल बैलून की शेप स्फेरिकल क्यों है? आप कोई सोप बबल बनाते हैं तो सोप बबल की शेप स्फेरिकल क्यों होती है? अब सोप बबल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के अंदर एयर फिलअप हो जाती है तो वो सोप बबल बन जाते हैं। तो सोप बबल के अंदर जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और बाहर से भी जो एयर है वो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब दोनों की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है तो इन दैट केस वो यूजुअली अपने स्फेरिकल शेप में होते हैं। और रप्चर कब हो जाते हैं? जब एक प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो सोप बबल रप्चर हो जाते हैं। तो इसी तरह बेटा जो एयर फिल बैलून है उसके अंदर जब हम एयर फिल करते हैं तो एयर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको पता है एक दूसरे के साथ हमेशा कोलाइड करते हैं, या वो जिस चीज़ के अंदर उसको फिलअप किया जाता है उनकी वॉल्स के साथ भी
कोलाइड करते हैं? ड्यूरिंग कोलिजन वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, एंड प्रेशर विल एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर क्या होता है बेटा? एग्जर्ट होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो जो मेन की पॉइंट है वो क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शन, exert in all directions। अब ये जो ऑल डायरेक्शन की तरफ एग्जर्ट होता है, उसमें अगर हम एक सिंपल बैलून की एग्जांपल लेते हैं ना, तो बैलून में एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करते हैं प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द बैलून, और ये भी एग्जर्ट होगा इन ऑल डायरेक्शन। और बाहर से क्या चीज़ है? ये है एयर प्रेशर, और बाहर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इस तरह एक्ट होगा, और ये भी हमेशा ऑल डायरेक्शन की तरफ एक्ट होगा। इन दोनों प्रेशर्स की वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तो फिर इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल रहेगी। अब सोप बबल जो है वो भी इसी तरह से फॉर्म होती हैं, उनकी शेप भी यूजुअली स्फेरिकल होती है। इसी तरह वो जब रप्चर होना शुरू होते हैं तो आप देखते हो तो तब सोप बबल की शेप चेंज होना शुरू होती है, और फिर वो रप्चर हो जाते हैं। वो क्यों शेप चेंज होती है? क्योंकि वहाँ पे फिर प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है, जिससे वो रप्चर हो जाते हैं। तो अब अगर आप कोई जो है जूस पी रहे होते हो, तो आप अंदर स्ट्रॉ डालते हो, उसके अंदर पहले लिक्विड फिलअप होता है। स्ट्रॉ जब आप अंदर एंटर करते हो तो वहाँ से सक करते हो, जब आप सक करते हो उसके अंदर जो एयर है वो बाहर निकलती है, और वहाँ एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और उस एयर प्रेशर के रिड्यूस होने से जो अंदर लिक्विड है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो जब आप उसको सक करते हो तो जितना भी लिक्विड है वो हायर प्रेशर से किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स दी लोअर प्रेशर, और फिर आप इजीली उसको सक करते हो। जब आप सक कर लेते हो तो फिर अंदर प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो आप अक्सर देखते हो जूस के डिब्बे जो हैं, जब हम उसको पी लेते हैं या उसमें से लिक्विड को निकाल लिया जाता है, तो वो एक स्क्वीज फॉर्म में आ जाता है। उसका जो टिन है या उसका जो डिब्बा है उसकी शेप चेंज हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न? कि अब उसके अंदर लिक्विड जो है वो हमने निकाल लिया हुआ है, अंदर वेकेंट स्पेसेस आ गई हुई हैं, बाहर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो कोलैप्स हो गई है और वो डी शेप हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट इन ऑल डायरेक्शन, तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट वो कहता है करके देखिए कि और ये बताइए कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट उसने हमें बताया है वो एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? वो कहता है कि आप एक टिन कैन लीजिए, टिन कैन जो है उसको भर लीजिए वाटर के साथ। इसको आपने हाफ फिलअप कर लेना है किस चीज़ के साथ? वाटर के साथ। यहाँ इसकी एक ओपनिंग है जिसके ऊपर हमने लिड लगाया हुआ है। हमने इस ओपनिंग को खोलना है और इस टिन कैन को हमने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वाटर से फिलअप कर ली। इसके अंदर हमने क्या चीज़ रख ली है? वाटर। अब नीचे से हम जो है बर्नर को ऑन कर देते हैं। बर्नर को ऑन करेंगे तो बेटा हीट एनर्जी अंदर एंटर होगी और वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा? हीटअप होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर हीटअप होना शुरू हो जाएगा फिर एक पॉइंट आएगा कि वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे एयर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जर्ट करेगी प्रेशर। हमने इसको फिल करने के बाद इसका लिड जो है वो उसको टाइटली बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने क्या किया है? लैंप ऑन कर दिया है और उसके बाद यहाँ जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए। जब ये हीट एनर्जी इतनी गेन हो गई कि वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, फिर ये जो अंदर प्रेशर है बेटा ये एग्जर्ट होगा इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या होगा? इन ऑल डायरेक्शन।
और आप देखोगे कि अगर हमने ऊपर से लिड को टाइटली बंद किया है तो ये टिन कैन जो है इसकी एक प्रॉपर शेप रहेगी। ये आपको नज़र आएगा कि ये इसकी बिल्कुल एक जो ओरिजिनल शेप है उसी तरह है, और जस्ट जो है गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर इनकी वॉल्स के ऊपर। अब आप क्या करो कि नीचे से बर्नर को कर दीजिए ऑफ। जब आप बर्नर ऑफ कर दोगे तो जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कूल डाउन होंगे, कंडेंसेशन की वजह से वो कूल डाउन होने के बाद वापस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। जब वो गैस मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स में वापस चेंज हो गए तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, और प्रेशर की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो आप देखोगे यही टिन कैन जो है इसकी जो शेप है वो डी शेप हो जाएगी, ये स्क्वीज सा हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या थी, एयर थी, एयर ने जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ जनरेट हो गए वेपर्स की फॉर्म में, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया है इसकी वॉल्स के ऊपर। और चूँकि हमने बर्नर को ऑन किया हुआ था, जब हमने बर्नर ऑफ कर दिया और इसके ऊपर से हमने ठंडा टैप वाटर जो है वो गिराना शुरू किया, टैप वाटर हमने इसके ऊपर गिराया। जब हम इसके ऊपर पानी गिराएंगे तो फ़ौरन जो है यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स में वापस चेंज हो जाएंगे, और वो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यही टिन कैन जो है वो क्या हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा, तो कोलैप्स हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट शो करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था इन ऑल डायरेक्शन। अब हमने इसके अंदर अगर वाटर को फिलअप किया टिन कैन के अंदर, और इसको नीचे से बर्नर को ऑन करके हमने वाटर को बॉयल करना शुरू किया, और वाटर वेपर्स हमने क्रिएट किए। वो वाटर वेपर्स गैस के तौर पे एक्ट करेंगे और वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस टिन कैन के ऊपर इन ऑल डायरेक्शन। अब इसी टिन कैन के नीचे से हमने बर्नर को ऑफ करके इस टिन कैन को हमने वाटर टैप के नीचे रख दिया। तो आप देखोगे ऊपर से ठंडा पानी जैसे गिरता है तो उसके अंदर जितने वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंसेशन से वापस वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं, तो अंदर वेकेंट स्पेसेस क्रिएट होती हैं और अंदर प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जैसे प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस होती है वही टिन कैन जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो ये क्या शो करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बेटा, इसको मेजर करने के लिए हम यूजुअली एक मीटर यूज़ करते हैं जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट that is used to measure the pressure, that is used to measure atmospheric pressure is called barometer। और सिंपलेस्ट जो है बैरोमीटर कहलाता है मर्करी बैरोमीटर। सिंपलेस्ट बैरोमीटर इज मर्करी बैरोमीटर। सिंपलेस्ट बैरोमीटर इज दी मर्करी बैरोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है, उसको क्या कहा जाता है, बैरोमीटर कहा जाता है। और सिंपलेस्ट बैरोमीटर को हम यूजुअली मर्करी बैरोमीटर कहते हैं। और उस बैरोमीटर में मर्करी फिलअप होता है। फिर हम एक लॉन्ग ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेते हैं। 1 मीटर का मतलब उसमें 100 सेंटीमीटर होंगे। उसको हम फिलअप करते हैं बेटा मर्करी के साथ। फिर एक मर्करी की ही ट्रे ली जाती है, उसके अंदर हम इसको इन्वर्टेड कर देते हैं। तो सी लेवल के ऊपर जो अर्थ की लेयर्स हैं उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और वो मर्करी कॉलम डिसेंड्स होते होते एक ख़ास लेवल पे जाके जो है वो स्टॉप हो जाता है। जब हमारे पास अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो फिर वो जाके एक ख़ास वैल्यू के ऊपर जाके
कांस्टेंट हो जाता है और सी लेवल के ऊपर जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है ना वो 760 mm ऑफ मरकरी होती है या 76 सेंटीमीटर होती है, या हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 मीटर होती है। यानी ये तीनों मेजरमेंट्स बेटा केमिस्ट्री में आपने ये मेजरमेंट पढ़ी होंगी 760 mm ऑफ मरकरी। और अगर हम बात करते हैं इसकी सेंटीमीटर में, जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो इन दैट केस बेटा वो 76 सेंटीमीटर होता है, और अगर हम उसी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 मीटर होगा। तो अब हम अगर बात करते हैं कि मरकरी बैरोमीटर में मरकरी यूज़ होता है और सी लेवल के ऊपर उसकी ख़ास वैल्यू है, और उस वैल्यू को लर्न करना है एज ए MCQ। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? Atmospheric pressure in sea level, atmospheric pressure at sea level will be 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम बेटा इसको पास्कल में यूँ भी लिख सकते हैं 101,300 पास्कल। एंड द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम बेटा अबव सी लेवल होती है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम above sea level will be 76 सेंटीमीटर और 0.76 मीटर, या हम इसको 760 mm ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। ओके तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मरकरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं, और मरकरी बैरोमीटर में मरकरी यूज़ होता है और उसमें जो ट्यूब दी जाती है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग होती है, और सी लेवल पे जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम होती है बेटा वो 76 सेंटीमीटर होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सी लेवल पे 101,300 पास्कल होती है। लेकिन हम जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऑल्टीट्यूड के लिहाज से क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर सी लेवल पे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ आना शुरू होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड के लिहाज से डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज होती है, और जहाँ पे एयर मौजूद नहीं होती वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इंतहाई रिड्यूस होकर 0 तक चली जाती है, कम हो जाती है। यानी अर्थ की सरफेस से हम जो है चले जाएं आलमोस्ट जो है वो 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो यही कॉलम जो 76 सेंटीमीटर था ये रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारे पास वेदर चेंजेस भी आती हैं, डे टू डे टेम्परेचर चेंज होता है। कभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो बेटा कि दिन के टाइम अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हब्स हो गया है, हवा बंद हो गई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस सराउंडिंग एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू एकदम से रिड्यूस हो गई हुई है, बहुत कम हो गई है। तो उसके कुछ घंटों के बाद आपको कहीं ना कहीं से ठंडी हवा जो है उसके आने के बहुत चांसेस होते हैं। उस ठंडी हवा के साथ जो है बारिश भी हो सकती है, तूफ़ान भी आ सकता है, या कोई आंधी भी आ सकती है। तो ये कुदरत का असूल है कि हवा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जहाँ हायर होगी वहाँ से हवा जो है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो जिस साइड पे वेकेंट स्पेसेस मिलती हैं तो हवा का रुख उसी डायरेक्शन में हो जाता है। इसी तरह कुदरत का असूल है बेटा कि जो वाटर लेवल है या वाटर है वो हायर लेवल से किस तरफ आना शुरू होता है? लोअर लेवल की तरफ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो कुदरत के कुछ असूल हैं और फिज़िक्स जो है वो इन्हीं नेचुरल फिनोमिनास को देख के जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है।
क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इन चीज़ों को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो जो प्रेशर है ना बेटा, उसका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ईयर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, व्हाट इज द प्रेशर, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। इसमें फोर्स हम नॉर्मली एक्ट करते हैं ऑन यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स को F के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एंड एरिया को A के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पास्कल ने बताया, तो आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हम प्रेशर के यूनिट को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो 1 पास्कल बेटा कब प्रेशर होगा, अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें कितने सरफेस एरिया के ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 1 पास्कल होगी। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की बेटा, जिस तरह सी क्रिएचर सराउंडेड है बाय कवर ऑफ दी वाटर, सिमिलरली जो है हम जो है वो सराउंडेड है बाय कवर ऑफ एयर। वो कवर ऑफ एयर जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है एट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और सी लेवल के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ आते हैं ये प्रेशर की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। चूँकि बेटा जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जैसे वो सनलाइट लेते हैं, हीटअप होते हैं, हीटअप होंगे तो वो उनकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने के साथ वो राइज होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि सुबह के टाइम जो है मॉर्निंग में आपको बाहर एक ठंडक फील होती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स ठंडे होने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है। और दिन के टाइम 12 बजे आप देखोगे तो वो सारे हीटअप होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो हीटअप होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, राइज हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है तो फिर आपको फील होता है कि हवा नहीं चल रही, हवा बंद हो गई हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं से जहाँ ठंडी हवा होगी वो हमेशा उस जगह को कवर करने के लिए उस लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो है ये सारा डे टू डे टेम्परेचर चेंज होता है, बारिश होती है, और जो है टाइफोन्स और अदर जो है हमारे पास इस तरह की तूफ़ानी बारिशें जिसको हम बोलते हैं वो भी इसी तरह सडन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है या स्लाइटली डिक्रीज़ हो जाता है या सडन फॉल आ जाता है। तो इन चीज़ों से फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं बारिश होगी या नहीं होगी, आंधी आएगी या तूफ़ान आएगा, तो ये सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही बेस करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है इन ऑल डायरेक्शन। बैलून की हमने एग्जांपल ली है, बैलून के अंदर एयर फिलअप की जाती है तो उसमें भी जो एयर है वो एक्सर्ट करेगी इस बैलून के ऊपर, एक प्रेशर और एक बाहर से प्रेशर होगा। तो इसी तरह बेटा हम कह सकते हैं कि जब हम सोप बबल की बात करते हैं तो वो भी सफेरिकल शेप में होता है। वो क्यों सफेरिकल शेप में होता है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एयर ट्रैप हो जाती है, फिर वो जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोथ इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं, तो उसकी शेप क्या होगी, सफेरिकल होगी। लेकिन वो जल्द ही रप्चर भी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जैसे ज़्यादा होती है तो उसको रप्चर कर सकती है। तो उसके लिए हमने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। आपके हाथ में अगर टिन कैन दे दिया जाए, टिन कैन को हाफ आपने फिलअप कर लेना है किसी चीज़ के साथ, वाटर के साथ, नीचे से बर्नर को ऑन कीजिए। जैसे बर्नर ऑन करेंगे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे प्रेशर और टिन अपनी ओरिजिनल शेप में बरकरार रहेगा। आप अब इसको कीजिए, टिन को वहाँ से हटा के नॉर्मल टैप वाटर के नीचे रख दीजिए। जैसे टैप वाटर ऊपर गिरेगा तो वो उसके अंदर जितने वेपर्स थे वो कंडेंसेशन से वापस वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पे जो टिन कैन है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज़ होने की वजह से वही टिन कैन जो है वो कोलैप्स कर जाता है, डी शेप हो जाता है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट शो करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन। इन ऑर्डर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बैरोमीटर यूज़ करते हैं, और सिंपलेस्ट बैरोमीटर कौन सा है, मर्करी बैरोमीटर है। और सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 101,300 पास्कल। बैरोमीटर का टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमने प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वो जो एक्सपेरिमेंट टिन वाला है वहाँ तक हमने पढ़ना है। उससे नेक्स्ट बैरोमीटर, ऑल्टीट्यूड के लिहाज से किस तरह से वैल्यू चेंज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें से सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट इज़ दी बैरोमीटर।
टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। प्रेशर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, एक्सपेरिमेंट के साथ हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है व्हाई द बैलून इज़ इन स्फेरिकल शेप, या व्हाई द सोप बबल्स आर इन स्फेरिकल शेप। तो उसकी सेम रीज़न है कि उसके अंदर जो एयर ट्रैप हो जाती है दैट विल एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स शेप इज़ स्फेरिकल। तो अपना ख्याल रखिए, टॉपिक को लर्न कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।